नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास प्रोग्राम मसला में आप सभी का स्वागत है। छठे चरण में हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई और साथ ही इन 10 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। हरियाणा में करीब 63% वोटिंग हुई और सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में हरियाणा के लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला और साथ ही लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। वहीं दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब नतीजे 4 जून को आएंगे। राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वहीं हरियाणा में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा और 10 सीटों पर कौन किसे टक्कर दे रहा, किसके दावों में कितना काम किया, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव शांतिप्रिय हो। लोगों से क्या अपील करेंगे? कहीं भी चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है और दुनिया भर का। हमारे यहाँ मैंडेट है, दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। आज छठे चरण का चुनाव 25 मई और कांग्रेस गई, ये जनता ने मन बना रखा है और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की और करनाल का उपचुनाव का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत बड़ी जीत के साथ 11 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश में। क्या मुद्दे थे अपनी बात जो जनता के बीच में? तीसरी बार फिर सरकार बनेगी क्या? ये 10 वर्ष की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम की गारंटी। देखिए, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, हम सब देश के नागरिक हैं और ये जो अधिकार है मत डालने का, वोट डालने का, वो केवल और केवल देश के नागरिकों को है। तो हमें बहुत ही गर्व के साथ, जैसे हम देश के, अपने भारत देश के नागरिक हैं, तो हमें आवश्यक रूप से अपने मत का अधिकार जो है, अपना वोट जरूर डालें। मैं तो सबसे यही अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबको वोट डालने का अधिकार नहीं है, भारत देश के नागरिकों को ये वोट डालने का अधिकार है। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप सब वोट अवश्य डालें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। जहां पर दिग्गजों ने मतदान किया, पहली तस्वीर करनाल से है जहां पर बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने मतदान किया और साथ ही दूसरी तस्वीर फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने वोटिंग की और साथ ही वोट डाला। वहीं चौथी तस्वीर अंबाला से है जहां पर बंतो कटारिया ने मतदान किया। तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं चारों दिग्गजों ने मतदान किया। वहीं अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस किस के बीच मुकाबला देखने को मिला। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, करनाल में बीजेपी मनोहर लाल और कांग्रेस दिव्यांशु बुद्धिराजा और साथ ही नैलो वीरेंद्र मराठा और जेजेपी से देवेंद्र कादियान के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिली। और गुरुग्राम सीट की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह राज बब्बर कांग्रेस से और साथ ही नैलो से हाजी खान और साथ ही जेजेपी से राहुल फाजलपुरिया, इन चारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हिसार सीट की अगर बात की जाए तो हिसार में बीजेपी रणजीत चौटाला और साथ ही कांग्रेस से जयप्रकाश और साथ ही नैलो से सुनैना चौटाला और जेजेपी से नैना सिंह चौटाला, चारों
मैदान में हैं और साथ ही कांटे की टक्कर देखने को मिली। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी से नवीन जिंदल और इनेलो से अजय चौटाला और साथ ही अभय चौटाला, साथ ही आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। रोहतक सीट की अगर बात की जाए तो रोहतक में बीजेपी अरविंद कुमार और साथ ही कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जेजेपी से रविंद्र सागवान। रोहतक सीट की अगर बात की जाए तो रोहतक में इनके बीच मुकाबला देखने को मिला। सोनीपत की अगर बात की जाए तो सोनीपत में बीजेपी से मोहन लाल और साथ ही कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी और इनेलो से अनूप दहिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंबाला सीट की अगर बात की जाए तो बंतो कटारिया बीजेपी से और साथ ही कांग्रेस से वरुण चौधरी, इनेलो से गुरप्रीत सिंह और साथ ही जेजेपी से किरण पुनिया के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिले। अंबाला में और साथ ही महेंद्रगढ़ और भिवानी सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह, कांग्रेस से रावदान सिंह और साथ ही इनेलो से सुभाष परमार, जेजेपी से राव बहादुर सिंह, इन चारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। फरीदाबाद सीट की बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर, वहीं इसी पर खास चर्चा के लिए हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं जेजेपी प्रवक्ता मेघराज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता रानी रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि वोटिंग को देखते हुए आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस बीजेपी के 400 पार के नारे को जो सपना है उसे तोड़ पाएगी या नहीं, क्या लगता है? इस बार की वोटिंग अंडर करंट वाली वोटिंग है। लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमने आजादी के बाद पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि लोग चुप हैं। चुप इसलिए हैं कि देश में डर का माहौल है, देश में बोलने पर लगाम कसी हुई है तानाशाह में। चुप इसलिए लोग हैं, लेकिन जो माहौल बना है इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। रीजनल पार्टियां भी निपटा दी। आज मैं क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, इनको बुरा ना लगे, लेकिन मैं अपने कुंडली हल्के के डिबेट के बीच में 2 घंटे 3 घंटे के मुझे जब बीच में ब्रेक का टाइम मिला, मैं कुछ बूथों में गया, चश्मे का कहीं निशान, चश्मा पहने हुए चश्मे के टेंट में कोई बुजुर्ग बैठा है तो उन्होंने कहा कि ये वोट कटुआ पार्टियां हम समझ गए हैं, मोदी के लिए काम करते हैं। राज्यसभा की वोट नरेंद्र मोदी को देता है अजय सिंह और हमारे को बेवकूफ बनाता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया किसानों के लिए। अरे जिसने 3 काले कानून पास करे वोट तो आप उसको दे आए। हरियाणा में कहावत है, एक व्यक्ति एक सरपंच के साथ पूरा 2-3 साल घूमता रहा, सरपंच का जब इलेक्शन आया तो उसके विरोधी को वोट दे आया। और सरपंच कह रहा है यार तुम मेरे साथ खाता पीता था, घूमता था, वोट तो दिया है मेरे खिलाफ वाले को। यही काम अजय सिंह ने किया। किसानों के मतलब जो खिलाफत वाली सरकार थी मोदी की खट्टर की, वोट तो राज्यसभा में उसको दे देता, उनको तो वोट ही चाहिए ना। और वैसे भी तो मैं किसानों का हूँ। आप ये फैसला किसानों ने कर दिया, INLD पे जेजेपी पे नहीं हुआ। उनसे कई बार डिबेट पे आपने भी पूछा, हमने भी पूछा, पूरे मीडिया ने भी पूछा, लेकिन किसानों ने कहा कि ये फैसला हम करेंगे। किसानों ने आज उनको नाप दिया, निपटा दिया। आज टेंट हवा में, मतलब कोई टेंट की अगर हवा में कोई रस्सी खुल गई तो उसमें कोई बांधने वाला नहीं मिला। ये चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के समापन का चुनाव साबित होगा। ये मैं दावे से कहता हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना। और इस चुनाव में लोगों ने यह भांप लिया कि 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां देश में अगर होंगी तो स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली तभी चलेगी। जेजेपी के ये साथी तो नहीं है, मैं इनको दोष नहीं देता। एक कोई दूसरे साथी है विशाल चौधरी, वो 3-4 दिन उस पर एक ही बूथ सवार है कि रीजनल पार्टी स्टेट की बात उठाएंगी। फिर अभय सिंह ये देवीलाल जी भाई प्रधानमंत्री क्यों बनाए थे? अगर स्टेट से बात तुमने नफरत थी, दुष्यंत चौटाला सांसद क्यों बनाए थे? मतलब ये अपने नाम से और अपने कामों में जब कोई बात नहीं कर सकते, 4.5 साल प्रदेश को लूट के अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, अब ये रीजनल पार्टी की दवाई देते हैं।
ठीक है। अब नेशनल पार्टी का आपका स्टेटस नहीं दी, से भी पता चलेगा, उन्होंने फिर कह दिया जी असली काम तो सरपंच लेवल पे होता है या मेंबर पंचायत पे होता है। मैं निचोड़ यह है आज के इलेक्शन की जो पोलिंग हुई है इसका, कि हिंदुस्तान में, भारत में दो तरीके का वोटर आज वोट डालता नजर आया। एक वो वोटर जिसकी आंखों पे अभी भी नरेंद्र मोदी की पट्टी बनी हुई है, जो अंधभक्त जिसको कह सकते हैं, जिसने राष्ट्र का सम्मान नहीं दिख रहा, राष्ट्र को खोखला कर दिया, वो नहीं दिख रहा। और एक दूसरे वो थे जो नरेंद्र मोदी को बाजू पकड़कर 4 जून को नीचे उतारना चाहते हैं वोट की चोट से। वो लोग क्षेत्रीय पार्टियों के थे, किसी भी नेता के कार्यकर्ता थे, वो आपसी मतभेद भूल कर राष्ट्र के सम्मान में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को निपटाते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी को निपटाने वाली हरियाणा में खासतौर पे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट देकर 10 की 10 सीटें पे, लोकसभा की सीटों पे और एक विधानसभा की सीट पे कांग्रेस को जिताने का काम किया। ठीक है, रोड जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शर्मा जी भी बने हुए हैं। शर्मा जी, क्या लगता है हरियाणा में इस बार बीजेपी की कितनी सीट आने वाली है? तो जी मैं आपको बता दूं जी, आज हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत हो गए हों, चाहे चंद्रयान चांद पर भेजना हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटानी हो, चाहे ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का अयोध्या धाम में निर्माण हो, चाहे कतर से 9 भारतीयों की जान बचा के वापस लाना हो, चाहे वहां रसिया और यूक्रेन का बीच युद्ध बीच में रुकवा के अपने छात्रों को कुशलता के साथ वापस लाना हो, चाहे हमारे पायलट जी जो वहां पे चले गए थे अभिनंदन जी पाकिस्तान में, जब वो वहां पे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वहां की संसद में कांप रहा था और कांपता कांपता ये कह रहा था, अरे मोदी हो छोड़ेगा नहीं, मोदी हो छोड़ेगा नहीं, अभिनंदन जी को बहुत जल्दी सकुशल वापस भेजो, मोदी है छोड़ेगा नहीं। ऐसा रुतबा विदेश में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते थे, कोई पूछता नहीं था। अब ऐसे भव्य स्वागत हो रहा है जैसे भगवान धरती पर उतर कर रहे हो, जैसे देवताओं का समान हो रहे हो। कहीं रसिया का राष्ट्रपति, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं जर्मन का चांसलर, कहीं वहां पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत ऐतिहासिक स्वागत करते हैं। मैं समझता हूं अपना आप में एक उपलब्धि है। मोदी है तो मुमकिन है। विदेश में हमारा रुतबा बढ़ाया है, विदेश में हमारा आवाज बुलंद करी है, ये मोदी है तो मुमकिन है। हमारे राष्ट्र की जनता को तय करना था भाई कमजोर नेतृत्व चाहिए या मजबूत नेतृत्व चाहिए, शेर दिल चाहिए या राहुल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, उन्होंने तय करना था। और आज देश की जनता ने तय किया है। उन्होंने 400 अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे। करनाल की भी भव्य जीत होगी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने ऐसा काम किया जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? पहले मुख्यमंत्री जहां का होता था वहां के बच्चों को खर्ची पर्ची के साथ में नौकरी लगाता था। तो पहले नौकरियां कैसे लगती थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपने जाति के, अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इस वाद के आधार पर नौकरी लगती थी। हमारे मनोहर लाल जी ने इस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। आज किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। मैं समझता हूं अपना आप में गौरव की बात है। 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री कर दिया है। पहले हमारा कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता था, हम देहात के आदमी हम ब्याज पर रुपए लेके इलाज कराने जाते थे, अब जरूरत नहीं है। ये अपना आप में एक उपलब्धि है। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता यादव जी, आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं को। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन क्या हरियाणा में जेजेपी इन दोनों पार्टियों का खेल तो नहीं बिगाड़ देंगी? क्या लगता है? जी नमस्कार आप सभी को, मेरे प्रवक्ता भाइयों को, आपके सभी व्यक्त को। सबसे पहले तो मैं आज जो बहुत ही दुखद घटना हमारे गुड़गांव में हुई है, जो बादशाहपुर से विधायक थे श्री राकेश दौलताबाद जी, उनका अकस्मात निधन हो गया है, तो उनके लिए मैं जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनके लिए।
दूसरा साथ में कहना चाहूंगा कि बिल्कुल मैंने जी कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी सुना और आप लोगों ने भी सुना है, और ये पहला नहीं है। हम सब जितने प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी का जो विचारधारा है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से हम प्रदेश को, हरियाणा को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो उसके अपने अपने विचार रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी जैसे मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो मैं कहता हूं 2014 का जो इलेक्शन था वो बहुत ही क्रिटिकल इलेक्शन था, क्योंकि 10 साल जो कांग्रेस के घोटाले जितने भी थे, उन घोटालों की देन था कि पूरा प्रदेश, पूरा जो है भारत, मैं कहना चाहूंगा कि एक बदलाव की राह देखना चाह रहा था और कोई ना कोई लीडरशिप चाहिए थी उन्हें। वो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो 5 साल जो काम हुए वो कहीं ना कहीं विजिबल भी है। उस 5 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे दुष्यंत चौटाला जी जो है सांसद बन के गए थे, उन्होंने किसानों का जो मुद्दा था, ट्रैक्टर को जो कमर्शियल व्हीकल में रखा गया था, उसको निकालने के लिए 30 दिन तक वो पूरा जो है संसद में ट्रैक्टर से उन्होंने यात्रा की और बात लास्ट में अपनी बात को मनवा के कमर्शियल व्हीकल से बाहर करवाया, जिसकी वजह से आज ट्रैक्टर पे कोई टोल नहीं लगता, कमर्शियल जो है उसका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर आया, जो 2019 का इलेक्शन था, जो पुलवामा का एक लहर बोलिए और एक देश में एक जो है कहते हैं कि देशभक्ति की एक लहर चल गई थी, जिसकी वजह से जो बीजेपी 302 के आसपास पहुंच गई थी। अब अगर इस इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं 2024 की, देखिए चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और वो यहाँ सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत चेंज है। यूथ आ चुका है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे हरियाणा में हो। आज हरियाणा में जहां जेजेपी पार्टी की आप बात करते हैं, जेजेपी पार्टी चाहे पक्ष में थी या विपक्ष में थी, दोनों के अंदर अपनी जिम्मेवारी को बड़ी मजबूती के साथ निभा रही। चाहे कोरोना काल था, चाहे मजबूती देने का काम था सरकार के साथ रह के अपने मैनिफेस्टो के ऊपर। हमारा कोई विलय नहीं था किसी पार्टी के साथ, हम मैनिफेस्टो का हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसके तहत हमने मिलकर काम किया और जितने भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो पॉइंट्स थे, हमने एक एक पॉइंट को टच किया है। उसके तहत हमने आगे बढ़ के जो है आज जनता में जाके हम एक ऐसी पार्टी आज हरियाणा की जो लोकल वॉइस जो कहते हैं हरियाणा की, जो बीजेपी के 2 मेजर जो नारे थे जो आज गायब है, जिसको आज जेजेपी एक एक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, जिसमें वोकल फॉर लोकल। तो आप हमारे कैंडिडेट देखिए जो लोकल है। दूसरा जो उपनारा था जो बीजेपी ने लगाया था इसके लिए 400 पार तो छोड़ दीजिए, 400 पार जो एक नारा दिया गया, ये तो एक भ्रामक है और जो जुमला बोला जाता है ताकि सब पार्टियों का ध्यान उसी पर चला जाए, उसके लिए रहा है। बट हम ये कहते हैं कि जेजेपी बड़ी ही जो है मजबूती के साथ इस इलेक्शन लड़ा है और आप देखिए हर जगह जहां भी आप बात कर रहे हैं 10 की 10 सीटों के ऊपर जेजेपी कैंडिडेट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाली 10 तारीख को मैं उम्मीद करता हूं कि जनता हमारे काम पे मोहर लगाएगी और मजबूती प्रदान करेगी, जो हमारे आने वाले इलेक्शनों में मदद करेगा। ठीक है यादव जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रानी रावत भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। रावत जी, वोटिंग हो चुकी है, क्या लगता है इस बार वोटिंग का माहौल देखकर क्या कुछ स्थिति साफ हो पाई है, क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? हर खबर की टीम को मेरा नमस्कार। सोनिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राइट टाइम पे राइट डिबेट आपने शुरू करवाई है और हमारे प्रवक्ता राम राजी शर्मा जी बीजेपी से नमस्कार जी, मेघराज यादव जी जेजेपी से नमस्कार जी, सुरेश रोड जी नमस्कार आप सबको। हाँ जी नमस्कार जी। ये देखिए, ये पार्टी आती है और जाती है, ये जनता अपने हिसाब से तय करती। हाँ जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी जी रावत जी आवाज आ रही है, बोलिए। ओके जी। सब अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं, अपने अपने तरीके से रखते हैं। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें, जन कल्याण की जो भी नीतियां हैं आप देखिए, ताऊ देवीलाल के टाइम से वो ये देखते थे कि जरूरत क्या है जनता को। वो ये नहीं सोचते थे कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम जनता को दें, ये देखते थे जनता को किस चीज की जरूरत है। जैसे जनता के लिए उन्होंने बुढ़ापा पेंशन योजना लाई और उस योजना का इतना भरपूर आनंद हमारे बुजुर्ग उठा रहे हैं और बहुत सारे घर तो ऐसे हैं जो बुढ़ापा पेंशन से चल रहे हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें
देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बुजुर्गों की पेंशन से घर चलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें डीजल की, पेट्रोल की, गैस सिलेंडर की, तो ये एक बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं जो हर किसी को चाहिए। टोल टैक्स, कहीं से भी गुजरो चारों तरफ टोल टैक्स। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ उसका फीस बहुत ज्यादा। अगर हम देखें हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और खर्चे इतने ज्यादा हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो जनता अपने हिसाब से मोहर लगा चुकी है। बाकी 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला एक त्याग की मूर्त है। उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है, जहां भी जरूरत पड़ी है उन्होंने उसी तरीके से मदद करी है। किसानों ने कृषि कानून नहीं मांगे थे, उनको जबरदस्ती दिए गए और उनके विरोध पर वो वापस भी लिए गए। ठीक है। तो ऐसे ही जो जनता की जरूरत है वो दे सरकार, ना कि उन पे थोपे। ठीक है। ऐसे ही ताऊ देवीलाल की नीति थी, जच्चा बच्चा स्कीम, तो वो एक एक चीज यूं देखते थे कि क्या परेशानी है और मासिज को किस चीज से फायदा होगा। वो इंडिविजुअल लोगों का नहीं देखते थे, मासिज का देखते थे। ठीक है रावत जी, ठीक है। रुक करना चाहूंगी शर्मा जी का। शर्मा जी, आपने सभी पार्टियों को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है और साथ ही बीजेपी ने राष्ट्र को खोखला करने का काम किया। तमाम तरह के आरोप, क्या प्रतिक्रिया? देखो, मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर हितैषी है किसानों की तो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा किसान हितैषी हैं। तो उसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं हम, 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। किसानों की सबसे ज्यादा उपज का भाव हम दे रहे हैं। 6,000 रुपए खाद बीज के लिए प्रधानमंत्री जी किसान के खाते में भेज देते हैं, प्रधानमंत्री किसान निधि से। और इनके टाइम में किसानों के बच्चों को इन्होंने नौकरियां नहीं दी। मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगा देता था। हमने किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी दी, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज उस घर का बच्चा, किसान, मजदूर और गरीब का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। और इनके टाइम में ये क्या थे मैं बताता हूं। इनके टाइम में जब प्राकृतिक आपदा होती थी, 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में दिए जाते थे। ये किसान हितैषी हैं। किसान की जमीन सेक्शन 4-6 का नोटिस थमा के सस्ते भाव में हड़प लेते थे और महंगे भाव में उस पर क्या नाम है बिल्डरों को बेच देते थे, उसमें कॉलोनियां काट देते। ये ऐसे ये किसान हितैषी हैं। तो और बताइए, और सबसे ज्यादा अगर किसानों का काम किया है, उनके हित में काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। तो ये तो आप ये देखो ना, ये रॉबर्ट वाड्रा है, ये अपार संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? किसानों की जमीन हड़पी, उस पर कॉलोनियां काटी, उस पर शर्मा जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। सुरेश और जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप आपके पार्टी के ऊपर लगाए गए। साथ ही शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस में खर्ची पर्ची से नौकरियां लगती थी। क्या जवाब, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी में खर्ची पर्ची चलती तो भारतीय जनता पार्टी के भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती जी रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते बीजेपी के मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में। वो इनके टाइम का चेयरमैन पकड़ा गया, श्रेयाम। और अगर कांग्रेस के टाइम में खर्ची चलती तो भर्ती बोर्ड के सेक्रेटरी पैसों की अटैची के साथ और उनकी व्हाट्सएप चैट नहीं पकड़ी जाती। और कितने उदाहरण हम देंगे, 3-4 आईएएस अधिकारी इस सरकार में पकड़े गए, बाद में उनको जमानत मिलके और दोबारा से उन्होंने अच्छी पोस्टिंगें भी दे दी। तो उसमें किलोमीटर स्कीम में जो घोटाला हुआ, हरियाणा रोडवेज की बसें, आज कोई गाय या भैंस से टकरा जाती है, बसें खत्म हो जाती हैं। ऐसी बसें हैं, प्लास्टिक की है, खिलौना टाइप। और कभी कांग्रेस के टाइम की बसें नहीं तो आप देख लीजिएगा। यानी किलोमीटर स्कीम जितने भी काम हुए हैं सभी में बस ये टीवी पे नहीं न्यूज आई, मीडिया इन्होंने काबू कर लिया, घोटालों की न्यूज टीवी पे नहीं आई। मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, हरियाणा के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी का इंटरव्यू लिया
और उन्होंने लेते हुए इंटरव्यू जब पूरा ले लिया, उसके बाद कहते हैं कि दुष्यंत जी आपको इंटरव्यू देने में थोड़ी सी भी एहसास तो नहीं हुई, यानी आपको कोई शर्म नहीं आई, लेकिन हरियाणा का एक पत्रकार होने के नाते मुझे आपका इंटरव्यू लेने में शर्म आ गई, क्योंकि आप मेरे प्रदेश के ऐसे उप मुख्यमंत्री हो जो कोरोना के समय में स्कूल तो बंद कराने की हिमायत करता है और शराब के ठेके खुलवाने की बात करता है। मुझे शर्म आ गई कि क्या दिन देखने पड़ गए। क्या सरदार भगत सिंह ने इसलिए फांसी का फंदा चुना था? कोई बच्चों के स्कूल तो बंद करा दो, शराब की स्मगलिंग शुरू करा दो। ये जिम्मेदार मैं नाम लेना नहीं चाहता, बहुत ही वरिष्ठ हरियाणा के पत्रकार ने सार्वजनिक इंटरव्यू दिया था और उनको पूछा था, और उन्होंने फिर भी क्या कहा कि मैं किसान और मेरे के लिए काम करता हूं। इनकी एक बात है, करो ना करो, लेकिन हमने काम करने का काम किया। ठीक है, उस काम का जिक्र भी नहीं, हमने हमेशा किसानों के काम करने का काम किया। बताओ क्या मतलब निकलेगा? किसी भी बात का ना मुंह ना सिर ना पैर। ठीक है। और दूसरी बात, 5 IPS की रिपोर्ट आ चुकी है शराब घोटाले में, आपकी जानकारी को दुरुस्त करता। ठीक है, ठीक है रोज जी, पत्रकारिता भी कर लिया करो कभी कभी। ये सिर्फ हमारे से पूछ के हमारी ही बात में ठीक है जैसा नो है की जरूरत वो नहीं है। कभी ना कभी ये कैमरा उठा के सोनिया जी कभी जाके खोजी पत्रकारिता, जिसके लिए पत्रकारिता ठीक है, ये भी पता करो 5 IPS अफसरों ने शराब घोटाले में सुरेश जी ठीक है, ठीक है। फिलहाल वक्त तो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर होगी जल्द मुलाकात। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई और साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने का पूरा जोर लगाया। हरियाणा में किसका पलड़ा भारी रहा और कौन किस पर भारी रहा, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं रुक कर लेते हैं मेहमानों की ओर। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करना चाहूंगी जेजेपी का, जहां से यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। यादव जी, आपने सुना
दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने कोरोना के समय में शराब की स्मगलिंग के तमाम तरह के आरोप। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बिल्कुल ब्रेक के बाद मुझे इसका अवसर दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता भाई है, वो जितना रिसर्च उन्होंने जेजेपी पे किया है उतना अगर शायद कांग्रेस पे कर लेते हैं तो कांग्रेस की हालत आज बहुत अच्छी होती। वो भूल गए कि कांग्रेस के 10 साल के राज में जितने घोटाले हुए हैं, जितने भी लैंड से रिलेटेड हुए हैं, आप देखिए 2004 में मेरे ख्याल से जो है लास्ट सेक्टर कटा था हरियाणा में 57 गुड़गांव में। उसके बाद जितने भी उठा सरकार जब आई 10 साल, उसके बाद जितने भी सेक्टर कटे सारे बिल्डर्स को दिए। आज भी इतनी जमीन है गुड़गांव के अंदर जो बिल्डर्स को दी गई है, जो आज तक उसमें कोई प्लॉटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई है। और खाली सिर्फ जमीन लैंड का ही क्यों, आप कितने घोटाले हैं आप अगर देखोगे, पेट्रोल पंप दिए गए थे। आप आज अगर गुड़गांव स्ट्रगल कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? इसी वजह से कर रहा है, पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। आज विपक्ष के नाम पे अगर हम कह देते हैं, आप बार बार बोला जा रहा है कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जब 2014 में बीजेपी आई थी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो घोटाले हुए थे। आज उन घोटालों को ये भूल गए। मुझे लगता है नया नया कांग्रेस ज्वाइन किया और उनको ये नहीं पता कि कांग्रेस ने क्या क्या जो है हरकतें की हुई है, जिसकी वजह से पब्लिक ने पूरा सपोर्ट करके बीजेपी को जो है लाने का काम किया था। आज की अगर मैं बात करता हूँ करंट 2024 के इलेक्शन के अंदर, मेरे भाई साहब क्या भूल गए हैं कि आज बीजेपी को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 10 में से 6 विधायक जो एमपी कैंडिडेट्स हैं वो किस पार्टी का है, वो ये भी भूल गए लगता है। आज उनके एक कैंडिडेट जो लास्ट में जाके घोटाला किया था कोयले का, वो बीजेपी में चले गए। आज वो उनके ऊपर प्रशंसा नहीं उठा रहे हैं। तो क्या आज वो इस बात का सत्यापन करते हैं कि हाँ उन्होंने कोयला घोटाला किया था? क्या वो एग्री करते हैं? रही बात शराब की, तो आप ये बता, नहीं मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, 2 सेकंड दीजिए मुझे। जो शराब की बात की गई, देखिए शराब की बात की, आज तो हम सरकार में नहीं है, हम बोल रहे हैं आप जांच करवाइए। अगर हमने कुछ किया था, एक भी एप्लीकेशन अगर किसी ने लोग विधानसभा स्पीकर को दी हो, किसी कोर्ट में दी गई हो, और क्या हमारे हटने के बाद क्या वहाँ पे शराब के ठेकों में दूध बिकने लगा है? हमसे पहले तो कांग्रेस सरकार से दूध बिकता था उन ठेकों में। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जहाँ रेवेन्यू की बात हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करो, 5,500 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ करने का काम किया। इतना बड़ा हमारे 4 साल की हमें राजनीति नहीं करनी थी, 4.5 की। हमारे सामने 40 साल का फ्यूचर पड़ा हुआ है, ना कि किसी कांग्रेस के बड़े नेता जिसके 5-7 साल का पूरा करियर राजनीति रह गया और वो घोटाले करे। हमारे ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है यादव जी, जवाब ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ सुरेश जी बने हुए। सुरेश जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में बहुत ज्यादा घोटाले हुए, तमाम इन्होंने टिप्पणी की है, इस पर क्या कहेंगे? इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आपने मेरे से जो पूछा मैं जवाब देता हूँ। 4.5 साल तक ये लोग सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री के पद पे थे। ठीक है, तो वहां कोई खेती थोड़ी करनी होती है। उप मुख्यमंत्री बन के अगर कोई पिटा हुआ तो उसकी जांच कराओ और सजा दो, क्यों नहीं किया? एक भी घोटाला साबित करके दिखाओ ना, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहो, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में थे, हमारे यहाँ कैग की रिपोर्ट से आरोप नहीं लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शीर्ष प्रधानमंत्री को, सबसे वरिष्ठ, पूरी दुनिया में सबसे ज्ञानी व्यक्ति को किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने रेनकोट और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल के देहाती औरत ऐसी बातें करते हुए हमारे मुंह से ये शब्द बनते नहीं, उनको बदनाम किया गया। और जो विनोद राय था कैग सीएजी का जो आरोप लगाती थी संस्था, वो मोदी के आंखों में खेल रहा था। बाद में उसके चेयरमैन विनोद राय को कितने बड़े लाभ के पद में बिठाया, ये हिंदुस्तान के सारे लोग जानने लगे हैं। जिसने भी जो उपकार किया, चाहे गोधरा कांड था, जिसने भी जो उपकार किया वही राज्यसभा में भेजे, कोई गवर्नर लगे हैं। सत्यपाल मलिक जी से कभी आधे घंटे का इंटरव्यू करो, 1 घंटे की इनकी बातें सुनो ऑफ द रिकॉर्ड, फिर पता लगेगा पत्रकारिता में आके कि सच्चाई क्या है। टीवी पे कोई कुछ भी चलाता रहे। टीवी पे ये कहते थे कि जो 750 लोग शहीद हुए हैं वो तो किसान नहीं है, उनको तो ये उग्रवादी खालिस्तानी बताते थे। और जो मनोहर लाल खट्टर के आगे पीछे घूमते थे, उनको कहते थे कि मनोहर लाल जी तो किसानों के डेलीगेशन से मीटिंग कर रहे हैं, और सारे टीवी चैनल दिखाते थे। फिर वो जो 750 लोग जो मनोहर लाल खट्टर के साथ घूमने वाले लोग किसान थे,
तो जो शहीद हुए हैं वो कौन थे? एक तरफा तो कहीं मरो, एक बात को क्लियर तो करो। ऐसे की चौटाला अपनी वोट देता है राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, और इस्तीफा देकर कहता है कि मैं तो किसान ही पेशी हूं, मैंने रिजाइन दिया। अरे भाई, आपके रिजाइन देने से किसानों को कौन सा फायदा हो गया? आपके इस्तीफा देने से मनोहर लाल खट्टर को फायदा हो गया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को पहले 46 से पहले चाहिए थे, और उसमें मुख्यमंत्री बरकरार रहने के लिए 90 सदस्यीय विधानसभा में 46 एमएलए की जरूरत थी चीफ मिनिस्टर को, और जिस दिन अभय सिंह ने रिजाइन दिया उस दिन मनोहर लाल खट्टर को 45 एमएलए चाहिए थे सिर्फ। मनोहर लाल खट्टर के लिए 1 एमएलए की शर्त कम कर दी, और किसानों को कहता है मैं किसानी देशी हूं। पंजाब के किसानों ने हरसिमरत को, जो प्रकाश सिंह बादल इनके मुसेरे भाई की धर्मपत्नी थी, उन्होंने कानून पास करवाए थे पंजाब के किसानों सुरेश जी लौटूंगा आपके पास। सुरेश जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी लगातार बनी हुई हैं। रावत जी, आपने सुना सभी पार्टियां आपस में वार पलटवार कर रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है? जी रावत जी बोलिए। सुरेश जी ठीक है, सुरेश जी लौटूंगे आपके पास, आपको पूरा समय दिया जाएगा। रावत जी बोलिए। सुरेश जी, जहां अपोजिशन की लड़ाई हुड्डा साहब को लड़नी चाहिए थी, वहां चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ाई लड़ते थे अकेले होते हुए, और जहां आप स्पीकर को गाली देना बीजेपी बुलवाती थी अभय सिंह की लीडरशिप डेवलप करने के लिए, ये साजिश है। जैसे वो तो समझ की बात है, वो कौन की तरीके से समझता है वो अलग बात है। कहा अभय सिंह ने कि आप 300, 500 रुपए रेडी आवर से रिश्वत लेते हो। ज्ञान गुप्ता को बोला असेंबली में, सबने वीडियो सुनी। अगर ये बहादुरी आलोचना कर गए तो ऐसी बहादुरी कांग्रेस कभी नहीं करेगी। स्पीकर के सम्मानित पर बहुत दृष्टि पहुंचाएगी। लोकतंत्र हमने दिया, लोकतंत्र को बचा के रखने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, एक 30 पार्टी के चौटाला खेलना मिल जाए, उसको टाइम ज्यादा दिया जाता है ताकि जाट समाज के किसान वर्ग के लोग को अपनाएं। ये साजिश है। ये इंदिरा साहब के, रानी गांधी जी इंदिरा साहब के जवाब ले लेते हैं। एक बात सुनो तो सही। जी चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से 3 काले कानून वापस हुए या नहीं हुए, ये बताओ आप। कृषि कानून रानी जी कमाल करके आप किसानों ने किसानों ने सही दी नहीं, उनके इस्तीफे से बीजेपी को राहत भी दी है। राहत किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करो। देखिए ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट की मेरी बात सुनो सुरेश जी, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन किसान अच्छे से जानते हैं और लोग अच्छे से जानते हैं। मोदी की सरकार को कोई असर करो उस बात से। ठीक है, ये वोट नहीं पा पाएगी इनको, ये इस आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो। ठीक है सुरेश जी, ठीक है। अभी फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से बता दें कि सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कुल 64.1% हुआ मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सिरसा में सबसे ज्यादा 69.1% मतदान, अंबाला में 67 और साथ ही कुरुक्षेत्र में 66.3% मतदान। बड़ी खबर है, जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिसार में 64.7, रोहतक में 64.6% हुआ मतदान, करनाल का 63.2, सोनीपत में 62.3% मतदान, और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 60.7 और फरीदाबाद में 60% मतदान हुआ। करनाल विधानसभा के लिए 57.8% मतदान हुआ। तो ये हरियाणा में कुल इतने फीसदी मतदान हुआ। और साथ ही चर्चा में अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेहमानों की ओर। जी रावत जी, अपनी बात को पूरी कीजिए। रावत जी, आप पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार आरोपों से घिरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या जवाब? कुछ नहीं कह सकते, फिर तो ऊपर वाला रखवाला है। रावत जी, आवाज आ पा रही है आपको?
हेलो जी रावत जी बोलिए। यस जी रावत जी बोलिए। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, तमाम तरह के आरोपों के कटघरे में आपको खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगी? देखिए, इंटरप्रिटेशन किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला एक खरे इंसान है, एक सच्चे नेता है, एक अच्छे नेता है। उन्होंने हमेशा जो रोल अपोजिशन को निभाना चाहिए था वो रोल उन्होंने अकेले होते हुए निभाए हैं। अब उनकी मजबूती को, बेबाकी को कोई अंडर एस्टिमेट करे तो जुबान किसी की हम बंद नहीं कर सकते। ठीक है। और उन्होंने जिस टाइम किसानों को जरूरत थी, एक ही एमएलए होते हुए उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया और कृषि कानून वापस हुए, ये आप गवाह है। लेकिन बीजेपी वालों ने शर्त उनको धरने से उठाया था और आज तक उनकी शर्तें मानी नहीं गई। ठीक है रावत जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी, आपने सुना, लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, झूठ की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, हमने इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत है नहीं जी। हमारी राष्ट्र की जनता जानती है मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी ने विदेश में डंका बजाया है, विदेश में धाक जमाई है, और ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है और राष्ट्र की जनता ने तय करना था। उसको कमजोर नेतृत्व चाहिए या मजबूत नेतृत्व चाहिए? ठीक है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था। आज हमारे विदेश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, ऐसे स्वागत होता है जैसे भगवान का स्वागत होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं जर्मन का चांसलर है, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। तो बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी शक्ति बनेंगे आर्थिक क्षेत्र में भी। मैं समझता हूं हर जगह ऐतिहासिक काम हुए हैं। ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी है और 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। और जिनके बच्चे 3 पीढ़ी हो गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज हरियाणा में उस घर के बच्चे, किसान मजदूर और गरीब के बच्चे क्लास 1 अफसर लग रहे हैं। मैं समझता हूं अपना आप में ये गौरव की बात है। हर मामले में हमारी सरकार पारदर्शी है, हर मामले में अच्छे काम करे हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी आगे हैं, क्योंकि परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। माननीय मनोहर लाल जी ने पहले इच्छा जाहिर करी थी कि भाई कोई युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, और उन्होंने आज का युवा कल का भविष्य का निर्माता है, तो युवा शक्ति को आगे आए और मैं उनको बागडोर सौंपूं और मेरे को पार्टी कोई और काम सौंपे तो मैं वो जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूं। आज वो हरियाणा क्या नाम है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं, आज वो राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी की नीतियों को और मनोहर नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। युवा शक्ति उनका बहुत भारी वेलकम कर रहा है, 36 बरादरी उनका वेलकम कर रही है। और मैं समझता हूं 56 साल के बाद में हमारा क्या नाम है ओबीसी समाज से क्या नाम है मुख्यमंत्री बनाया है। ये भाजपा में संभव है, क्योंकि कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। भाई गांधी परिवार का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, गांधी परिवार का सदस्य बनेगा। कहाँ तो राहुल गांधी है और कहाँ मोदी है, कहाँ राम राम, कहाँ टाटा। मैं समझता हूँ अपना शर्मा जी इसी पर जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। शर्मा जी, सुरेश जी बने हुए हैं। सुरेश जी, आपने सुना कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं सोनिया जी, कांग्रेस ने परिवारवाद जो बीजेपी को सबसे ज्यादा अखरता है वो नेहरू जी का परिवार अखरता है। मैं उसी पे आता हूँ। नेहरू जी ने अपने जीते जी अपनी सुपुत्री श्रीमती प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी को कभी भी किसी भी पद पे नहीं मनोनीत किया। सांसद, विधायक
इवन कांग्रेस का मेंबर तक नहीं बनाया, कांग्रेस ने कोई वरिष्ठ पद भी नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आप चेक कर लेना। इंदिरा गांधी जी अपनी काबिलियत पे चाहे देश की प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विश्व की नेता बन गई, आयरन लेडी बन गई, उनकी अपनी काबिलियत है, उनकी अपनी लोकप्रियता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री होते हुए, प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को कोई पद नहीं दिया, ये ऑन रिकॉर्ड बताया। और बनाया किसको? अपने शायद उन सरदार पटेल की बेटी को राज्यसभा की सांसद बनाया 2 बार। जिन सरदार पटेल के बारे में मतभेद की बात बीजेपी का आईटी सेल सुबह सुबह व्हाट्सएप पे एजेंडा परोस देता है। ये बात ज्यादातर कांग्रेसियों को भी पता नहीं होगी, हमारे मेन कार्यकर्ताओं। आपके चैनल पे मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रदेशवासियों को ये पता लगे। अपने शायद अपने होम मिनिस्टर सरदार पटेल की बेटी को राज्यसभा में भेजा। कितना बड़ा जिगरा, कितना बड़ा दिल था पंडित नेहरू का, प्रथम प्रधानमंत्री का। और मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप साहब की तो बात छोड़िए, अपने होम मिनिस्टर की तो बात छोड़िए, अमित शाह की तो आपके गुरुजी हैं मोदी जी के, लालकृष्ण आडवाणी जी, उनकी बेटी सुश्री प्रतिभा आडवाणी जी दिल्ली में बेचारी खाली बैठी हुई है। बना दो ना राज्यसभा गड्डी, पता लग जाएगा औकात, पता लगेगा कि परिवारवाद क्या है। अरे पंडित नेहरू ने जिस नेहरू खानदान को सारा दिन कोसते हो, उस नेहरू ने तो पटेल साहब की बेटी को राज्यसभा में भेजा, 2 बार भेजा। और ये प्रतिभा आडवाणी को घुसने नहीं देते। ठीक है, जिस लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री और गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, उस प्रतिभा आडवाणी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं है। और पद किन के लिए है? दूसरी पार्टियों से गए नवीन जिंदल जैसे कोयला चोरों के लिए। शर्म आती है थोड़ी बहुत? कोयला चोरों के लिए टिकट है, प्रतिभा आडवाणी के लिए टिकट नहीं है। यह राष्ट्र को ये विकसित करने की बात है कोई? यह राष्ट्र को खोखला करने की बात है। ठीक है। और पंडित जी कह रहे थे कि बाहर विदेश में जब जाते हैं डंके बजते हैं, वो 2-4 फ्लाइटों में 200-300 पहले से भेज देते हैं गुजरातियों को। वो ढोल पीटना वही काम होगा, भजन मंडली है, कीर्तन मंडली है, तो सबको पता है। उनको पैसा नहीं मिलता 35-35 हजार रुपये। बुढ़ापा पेंशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी मनोहर की सरकार ने एक नई पेंशन भी शुरू करी है। 20 या 25 हजार रुपये पर मंथ मिलती है वो लोगों को, लेकिन उसमें किसी को पता नहीं है, खजाने में बोझ पड़ रहा है। लेकिन आज तक मनोहर लाल खट्टर जी ने ये नहीं बताया कि ये पेंशन किस लिए दी है। ठीक है शर्मा जी, आप ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों की जासूसी करी थी, उनकी 20-25 हजार रुपए मिलने की पेंशन मांग रखी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का साथी सुन रहे हो और जिसने अंग्रेजों की जासूसी भी करी हो, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ उसके पूर्वजों ने काम करा हो, तो भाई वंचित नहीं रह जाना। 2-3 महीने की खट्टर सरकार, अपना तुम भी ले लेना। रूल मेरे भाई, जम्मू आजाद भी होने दे रहे थे तुम लोग, अभी भी रूल 35 से हरियाणा ये भी 4.5 साल दूर के चले गए, तो उन्होंने तुम भी निकालो किसान को दे दिया हालात। नेता तो सीआईएस अधिकारी ने बताई है। एक एक करके ऐसे समझ में नहीं आ रहा। बहुत गंभीर, सोनिया जी बहुत गंभीर विषय है। आपने तो दिलचस्पी होनी चाहिए कि आपने जानना चाहिए, मेरे से सबूत मांगने चाहिए कि ये कैसे हुआ। मोदी हमारे सैनिक ले जाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं सैनिक की तरफ में इसका कोई खुलासा कर दो। आप बता दो सर, किसको है? कमजोर नेता तो नहीं है, इनकी कोई एज लिमिट नहीं है। और बात कर रहे हो योगी जी के राजनीति में मनोहर जी के क्या नायब सैनी जी के पिताजी राजनीति में थे क्या? अटल जी के बाद में कौन आए? अटल जी के बाद में मोदी जी के फादर राजनीति में थे क्या? आप क्या तो राजा का बेटा राजा बनता है भाई, मुख्यमंत्री का हमारे यहाँ गरीब का बेटा, किसान का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये सिर्फ बीजेपी में संभव है। आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। आपके यहाँ तो
आपके यहाँ लोग कार्यकर्ता का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा। जी रावत जी कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहेंगी रावत जी? शर्मा जी से पूछना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के विदेशों में डंके बजते हैं। बहुत बढ़िया रावत जी, बिल्कुल बजते हैं। देश के हालात भी तो देखने चाहिए, सारा टाइम विदेश में थोड़ी। बहुत बढ़िया देश के हालात, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है रावत जी। ठीक है शर्मा जी, आपको समय दिया जाएगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। रावत जी बोलिए। वो देखो ना, ये देखो ना किसानों के हालात क्या है। नशा क्या देखा है आप लोगों ने? हमारे बच्चे कैसे दम तोड़ते हैं। मैंने वीडियो चलाई थी, एबीपी न्यूज से निकाल दिया अगले दिन। अभी साल बहन जी सबसे ज्यादा किसान इसलिए प्लीज एक एक करके, ऐसे समझ में नहीं आ रही है किसी की बात। वो केजरीवाल को कहिए, केजरीवाल को। आप यूँ बताओ, प्रधानमंत्री कौन है देश का? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो कौन बड़ा है? कौन? प्रधानमंत्री जी बड़े? ठीक है। मुख्यमंत्री बड़ा है? नहीं, मुख्यमंत्री बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है रावत जी, ठीक है रावत जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ यादव भी बने हुए हैं। यादव जी क्या कुछ कहेंगे? आपने सुना तमाम तरह के आरोप, सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो जितना भी अभी एक दूसरे पर जो है सिटाकती की जा रही है, इलेक्शन हो चुका है, वोट डल चुकी है। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बोला गया था कि क्यों नहीं कांग्रेस पे जो है आप उप मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं कांग्रेस की जांच करवाई गई। ठीक है, तो शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो नए नए या तो कांग्रेस में ज्वाइन हुए या फिर उनकी रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन वो भ्रम इन्होंने तोड़ दिया मेरा जब इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी के बारे में कि जी उनको जो है कोई पद नहीं दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसका मतलब ये कि काफी नॉलेज है इनके पास, लेकिन उस नॉलेज को जो एक हरियाणा में कहावत है कि हरियाणवी को ना बहकाया जा सकता है, उसको सिखाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। लेकिन बहकाने का काम कांग्रेस बहुत अच्छे से करती है। ये शायद भूल गए हैं कि चाहे वाटर जो है लैंड डील हो, चाहे और मैटर हो, ये सारे के सारे जमानत पे है। कोई भी ऐसा ये कांग्रेस का बड़ा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे शीर्ष नेता हो, दिल्ली में बैठा हो, सबके सब जमानत पे है। वो शायद इस चीज को भूल गए, तो उनपे कार्रवाई तो हो रखी है, उससे करने की जरूरत है, वो सब हो चुकी है। बात रही हमारी जेजेपी की, जो हमने किया, अब हम नहीं है पार्टी में। आप देखिए किसानों का क्या हाल हुआ है हमारे हफ्ते 2 महीने के अंदर अंदर, उनकी फसल नहीं बिक रही, पेमेंट नहीं हो रही उनकी। ठीक है, किसानों के लिए जो हमने किया, 14 फसल एमएसपी बोली जाती है, किसानों के अकाउंट में जो ट्रांसफर होता है, जो जमीन एक्वायर होती है, 2-2, 4-4 रुपए के टैक्स जाते थे, आज किस रेट पे जाते हैं। और अगर ये कहते हैं कि भाई खाली बीजेपी ने किया है, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ था। तो बीजेपी अदर डिस्ट्रिक्ट अदर जो राज्य है उनमें भी सरकार है, आप उनमें देखिए बुढ़ापा पेंशन कितनी है, उनमें देखिए एमएसपी में कितनी फसलें दी जाती, उनपे देखिए किसानों के साथ क्या है, उनपे देखिए महिलाओं को क्या दिया गया है, हर चीज को वहां पे देखिए। अगर जेजेपी पार्टी के सरकार में थी, साथी, तभी ये सब काम करवा पाई। ठीक है यादव जी, प्रोग्राम जी कहते हैं अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप काम नहीं करवा सकते। हमने वो सब काम किए, उस काम के बेस हम पब्लिक के बीच में गए और हम तीसरा ऑप्शन बनकर 6 तारीख को आपके सामने उभरेगी जेजेपी। और ठीक है यादव जी, समय का अभाव है। यादव जी, सुरेश जी आपने सुना, फाइनल क्या कुछ कमेंट है, क्या कहेंगे? कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को समझ चुकी है। देश में 2 तरीके के मतदाता आज वोट डालते नजर आए। एक जो नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति से अभी भी आंखें बंद करे बैठे हुए हैं, वो उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पार्टी, रीजनल पार्टियों में भी लोग थे, सब छोड़ के देश को, संविधान को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए आपसी मतभेद भूलकर बुद्धों के ऊपर मोदी को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में आवाज लगाकर वोट डालते नजर आए। ये मेरा विश्वास कौन रहा है? आपके कन्हैया को देखिए ना, कन्हैया को क्या नारे लगाता था, आपने उसको एमपी का टिकट दे दिया। कन्हैया क्या जेएनयू में क्या करे? ठीक है सुरेश जी, समय का अभाव है। सुरेश जी, समय का अभाव है। आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। और
जेजेपी से यादव जी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। इनेलो से रावत जी, आपका भी धन्यवाद। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा लिया। वहीं छठे चरण में आज लोकसभा के 10 सीटों पर प्रदेश में मतदान हुआ और साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई। ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर राज कौन करेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।